जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। ठीक है, तो आज है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 3। लेकिन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ना। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था सबसे पहले क्या, फ्रेडरिक मिशर का एक्सपेरिमेंट जिन्होंने न्यूक्लियन के बारे में बताया था, है ना, जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है 1869 में, बराबर है। ओके, दूसरा हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था। ग्रिफिथ का वो एक्सपेरिमेंट जो है पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने बताया था कि डीएनए क्या है। बेसिकली डीएनए क्या है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होगा, है कि नहीं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था वो कौन सा बैक्टीरिया था, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कौन सा बीमारी कॉज करता था, निमोनिया, है ना। जो ग्रिफिथ थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया इस्तेमाल किया था वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी था। उन्होंने जो स्ट्रेन लिया था वो एक तो R सेकेंड लिया था। R सेकेंड मतलब क्या, R मतलब था रफ मतलब पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है। और जब पॉलीसेकेराइड, जिस बैक्टीरिया के पास पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था वो कैसा बिहेव कर रहा था, नॉन पैथोजेनिक, दैट इज नॉन वायरुलेंट, मतलब बीमारी कॉज नहीं कर रहा था। लेकिन जो बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के पास बेसिकली पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट था, यानी S3 वाला, वो कैसा था, वायरुलेंट था, पैथोजेनिक था, यानी बीमारी कॉज करता था, है कि नहीं। इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट लिया था। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया था उन्होंने, R सेकेंड को लिया था, है ना, R सेकेंड को लिया था जो कैसा था, नॉन वायरुलेंट था। उन्होंने क्या किया था, हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया था और क्या देखा उन्होंने, रिजल्ट क्या मिला उनको, यही कि चूहा जिंदा था, डेफिनेटली जिंदा रहेगा क्योंकि R सेकेंड जो था वो नॉन पैथोजेनिक था, है ना। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या देखा था हम लोगों ने, इन्होंने S3 लिया था। क्या लिया था, S3 लिया था। S3 बेसिकली कैसा है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है, बीमारी कॉज करेगा। तब जिसको हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया तो बेसिकली क्या हुआ, हेल्दी जो चूहा था वो मर गया, है कि नहीं, क्लियर है। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिया था उसमें इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया था, S3 लिया था, लेकिन कैसा लिया था, मरा हुआ लिया था, हीट किल्ड S3 लिया था। उसको हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया, डेफिनेटली जो S3 है वो है तो, लेकिन मरा हुआ है। जब मरा हुआ है तो डेफिनेटली कैसा रहेगा, नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट, मतलब चूहा जिंदा रहने वाला है, बराबर है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है वो बहुत ही खास है। क्यों खास है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने जिंदा R सेकेंड लिया था और हीट किल्ड S3 लिया था, है ना। अब देखो मरा हुआ था S3 और जिंदा था R सेकेंड। सिंस R सेकेंड वाला जो है ये तो नॉन पैथोजेनिक है ना, ये कैसा है, नॉन पैथोजेनिक, जबकि हीट किल्ड S3 जो है अगर जिंदा लेते तो पैथोजेनिक होता, मारा हुआ लिया है तो ये भी कैसा होना चाहिए था, नॉन पैथोजेनिक। और जब इसको इंजेक्ट करेंगे हेल्दी माउस के अंदर तो क्या होगा, चूहा जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ मिला क्या उनको, नहीं। क्या हुआ, जब इन्होंने हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया, बेसिकली जो हेल्दी चूहा था वो मर गया। वो क्या हो गया, मर गया, है ना। तो जब मरे हुए चूहे का ब्लड का एनालिसिस किया उन्होंने तो उन्हें क्या मिला, उस ब्लड में से जिंदा S3 मिला, है कि नहीं, क्या मिला, जिंदा S3, बोलो बराबर है कि नहीं, है ना। तो जब ग्रिफिथ शॉक हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो मरा हुआ S3 लिया था, ये जिंदा S3 कहाँ से आ गया। तो उनको क्या लगा, उनको ऐसा लगा कि भाई इसका मतलब क्या है, R सेकेंड को S3 में से कुछ ना कुछ ऐसा मिला है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, R सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो S3 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते थे, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। सिंस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, इसलिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, या फिर हम लोग क्या बोलते थे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ओके, क्लियर है। ओके, देखो ग्रिफिथ को जिस मॉलिक्यूल के ऊपर डाउट था वो कौन सा मॉलिक्यूल था, बेसिकली पॉलीसेकेराइड। क्यों, क्योंकि जिसके पास पॉलीसेकेराइड होता है वो पैथोजेनिक हो रहा था, है ना, और जिसके पास नहीं था वो नॉन पैथोजेनिक था, बराबर है। तो ग्रिफिथ को क्या लगा, उनको डाउट था, मतलब क्लियर नहीं था पूरा, वो उनको माइंड में क्लियर नहीं था, बस उनको ये डाउट था कि शायद ये मॉलिक्यूल हो सकता है,
है ना, क्योंकि जो मरे हुए चूहे में से जब एस्थर निकाला तो उसके अंदर भी क्या मिला हमें, पॉलीसेकेराइड कोड मिला। तो उनको ऐसा लगा कि शायद पॉलीसेकेराइड वो मॉलिक्यूल है जो क्या हो रहा है, R सेकेंड को मिल रहा है, R सेकेंड को जैसे ही मिला बेसिकली क्या हो रहा है, R सेकेंड एस थर्ड में बदल रहा है ना, यानी ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। क्लियर है? ओके। लेकिन ग्रिफिथ जो थे वो पूरा श्योर नहीं थे। ओके। बाद में जब इसी एक्सपेरिमेंट को यानी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट किया, और किसने रिकंडक्ट किया, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। किसने किया, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। ध्यान में रखना, ये जो एवरी, मैक्लियोड और जो मैकार्टी थे, बेसिकली कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिथ के ही स्टूडेंट्स थे। देखो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1928 में किया था। कभी किया था, 1928 में। अब इन्होंने देखो, ये जो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी थे, इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को वापस किया, लेकिन कौन से ईयर में, देखो 1933 से लेकर 1944, मतलब लगभग ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट को एनालिसिस करने में और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट करने में क्या क्या उनमें गलती हुई है और क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं, है ना। और नए नए एरियाज में रिसर्च करने के लिए इन्होंने कितने साल ले लिए, लगभग 10 साल, दैट इज 1933 से लेके 1944। तो ध्यान में रखना, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट कब से कब तक, कब चालू किया और कब खत्म किया, दैट इज इन्होंने चालू किया अपना 1933 में, खत्म कभी किया 1944, दैट इज लगभग 10 साल, 10 ईयर्स। तो लगभग जब उन्होंने 10 साल उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उन्हें क्या मिला, तब जाके वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर पहुंचे, एक पहलू पर पहुंचे कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है ना। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने, तो इन्हें क्या मिला, सेम ऑब्जर्वेशन। क्या मिला, सेम ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। क्या ध्यान में रखोगे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने जब ये एक्सपेरिमेंट रिकंडक्ट किया, तो जैसा ग्रिफिथ को मिल रहा था ऑब्जर्वेशन, जैसा रिजल्ट ग्रिफिथ को मिल रहा था, सेम रिजल्ट बेसिकली एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी को भी मिला। तो वो गए अपने गुरु के पास, उनके स्टूडेंट्स थे ना ये, उन्होंने बोला कि गुरुजी आपने जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो तो सही है, हमने तो बहुत बार करके देखा, हमें तो सेम ही रिजल्ट मिल रहा है ना। लेकिन उन्होंने बोला आपको कौन सा मॉलिक्यूल के ऊपर डाउट है, तो उन्होंने बोला पॉलीसेकेराइड के ऊपर मुझे डाउट था, है ना। तो जो एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी थे, इन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ तक तो सेम किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश की। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या एक्स्ट्रा किया, वही हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, नाउ दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट इन अनदर वे। अब ये कौन सा अनदर वे, कौन सा तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया, वही हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो प्रॉब्लम किसके पास, प्रॉब्लम कहाँ मिल रही है, एस थर्ड, मरे हुए एस थर्ड। तो क्या कर रहे हैं पता है हम लोग, मतलब एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या किया, जो मरा हुआ एस थर्ड था, एस थर्ड था और एस थर्ड में से कुछ ना कुछ मिल रहा है आर सेकेंड को, और आर सेकेंड बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एस थर्ड में, है ना। तो इन्होंने क्या किया, एस थर्ड लिया, क्या लिया, एस थर्ड बैक्टीरिया लिया, और उस एस थर्ड बैक्टीरिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे जिनको इन पर डाउट था कि भाई ये मॉलिक्यूल हो सकता है जो आर सेकेंड को मिला हो एस थर्ड में से, सच दैट आर सेकेंड जो है वो एस थर्ड में बदल गया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एस थर्ड में से क्या निकाला, प्रोटीन निकाला, है ना। क्या आइसोलेट कर लिया, प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, आरएनए को आइसोलेट किया, पॉलीसेकेराइड को आइसोलेट किया, किसको आइसोलेट किया, पॉलीसेकेराइड को आइसोलेट किया, डीएनए को आइसोलेट किया, किस में से, याद रखना एस थर्ड बैक्टीरिया में से, क्योंकि एस थर्ड में ही हमें डाउट है ना, एस थर्ड में से ही मरे हुए चूहे में से क्या मिल रहा है हमें, एस थर्ड मिल रहा है, मतलब एस थर्ड में से कुछ ना कुछ ऐसा है जो आर सेकेंड को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एस थर्ड में से बेसिकली प्रोटीन को निकाला, आरएनए को निकाला, पॉलीसेकेराइड को निकाला और डीएनए को भी निकाला। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया, देखो क्या किया, एस थर्ड का पहले तो प्रोटीन ले लिया, अब सिंस जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 था उसमें भी आर सेकेंड जो कैसा था, वो जिंदा था, तो यहाँ पर भी उन्होंने आर सेकेंड को जिंदा लिया। तो एस थर्ड का प्रोटीन निकाला, आइसोलेट किया, और क्या किया, आर सेकेंड को जिंदा रखा और किसी सोल्यूशन के अंदर कल्चर मीडियम में डाल दिया, और उन्हें क्या मिला,
मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखो इधर, जैसे उन्होंने S3 का प्रोटीन लिया और R सेकेंड जिंदा लिया, क्या मिला? कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मतलब क्या इसका? इसका मतलब यह है कि R सेकेंड जो है वो S3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। R सेकेंड के पास कोई भी पॉलीसेकेराइड कोड डेवलप नहीं हो रहा है। तो इनसे इस पहले वाले एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि बेसिकली प्रोटीन बेसिकली वो मॉलिक्यूल नहीं है जो जो S3 में से जा रहा है और R सेकेंड को मिल रहा है। ठीक है ना। दूसरा आ जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। इधर आ जाओ, अब क्या लिया? अब S3 का क्या आइसोलेट किया? पॉलीसेकेराइड। क्या आइसोलेट किया S3 का? पॉलीसेकेराइड। और दूसरा क्या लिया? जिंदा R सेकेंड लिया। जब इनका रिएक्शन करवाया गया तो क्या मिला? नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मिला? नो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। मतलब पॉलीसेकेराइड भी नहीं है वो मॉलिक्यूल जो S3 में से R सेकेंड को मिल रहा है, सच दैट R सेकेंड S3 में बदल रहा है। लेकिन ग्रिफिथ को तो इसी मॉलिक्यूल के ऊपर डाउट था, तो इनके स्टूडेंट्स ने बोला उनको कि गुरुजी आपको जो डाउट था पॉलीसेकेराइड को लेकर वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता, अगर पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल जो है वो S3 में से R सेकेंड को मिला होता तो डेफिनेटली यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, इस बार क्या लिया? S3 में से क्या निकाला? RNA निकाला। S3 में से RNA निकाला और यहाँ पर फिर से R सेकेंड को जिंदा रखा। क्या देखने को मिला? नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है क्या इतना? ओके। पहला क्या लिया? S3 का प्रोटीन लिया, R सेकेंड को जिंदा रखा। क्या देखने को मिला? कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मतलब कोई भी R सेकेंड जो है वो S3 में नहीं बदला। फिर पॉलीसेकेराइड लिया S3 का, जिंदा R सेकेंड रखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मतलब R सेकेंड ही है, R सेकेंड S3 में नहीं बदला है। ठीक है ना। इधर आ जाओ, S3 में से अब क्या निकाला? RNA निकाला, R सेकेंड के साथ उसको मिक्स किया। क्या देखने को मिला? नो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कि वो RNA भी वो मॉलिक्यूल नहीं है जो S3 में से जा रहा है और R सेकेंड जो है बेसिकली S3 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है। अब फोर्थ वाला मॉलिक्यूल देखो, S3 में से क्या आइसोलेट किया इन्होंने? DNA आइसोलेट किया। ठीक है ना। क्या आइसोलेट किया? DNA आइसोलेट किया। DNA को जैसे आइसोलेट किया और R सेकेंड के अंदर इंजेक्ट करवाया। R सेकेंड बेसिकली देखो क्या किया होगा पता है? R सेकेंड लिया और प्रोटीन लिया, दोनों को हेल्दी माउस के अंदर इंजेक्ट करवाया। अब चेक कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चूहा मर रहा है कि नहीं मर रहा है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा किया होगा। ठीक है। तो S3 लिया, S3 में से क्या निकाला? DNA। और लाइव R सेकेंड को लिया, हेल्दी माउस की तरह इंजेक्ट करवाया होगा। क्या देखने को मिला? चूहा मर गया। मतलब चूहा मरा है, मतलब क्या? R सेकेंड बेसिकली S3 में बदला होगा। R सेकेंड के पास तो पहले से पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था, लेकिन अब उसके पास पॉलीसेकेराइड कोड आ चुका है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि DNA में कुछ तो ऐसा है, DNA में कुछ तो ऐसा है जो R सेकेंड को मिल रहा है। DNA के पास कुछ तो ऐसा है जो R सेकेंड को मिल रहा है, जिसके वजह से R सेकेंड जो है वो S3 में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिला? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या देखने को मिला? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेटली क्या S3 में से बेसिकली क्या निकाला? DNA और लाइव R सेकेंड लिया हम लोग ने, मतलब एवरी मैक्लॉड और मैकार्टी ने लिया। क्या देखने को मिला? ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला होगा? क्योंकि DNA के पास कुछ ना कुछ ऐसा है। वो क्या है? मतलब इन्फॉर्मेशन है। किसका इन्फॉर्मेशन? पॉलीसेकेराइड को बनाने की इन्फॉर्मेशन। तो जैसे ही R सेकेंड को DNA मिला, उस DNA के पास पॉलीसेकेराइड कोड को बनाने की इन्फॉर्मेशन थी। तो जैसे R सेकेंड ने लिया उसको, बेसिकली R सेकेंड जो है, R सेकेंड के अंदर पॉलीसेकेराइड कोड को बनाने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उसने क्या किया? अपने आप को एक्सप्रेस किया। जब एक्सप्रेस किया तो R सेकेंड जो है वो S3 में बदल गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यानी R सेकेंड जो है वो S3 में बदल गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रॉपर से रिवीजन कर लेते। देखो
एस थर्ड का प्रोटीन लिया, आर सेकेंड जिंदा रखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन। एस थर्ड का पॉलीसेकेराइड लिया, आर सेकेंड जिंदा रखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन। एस थर्ड का आरएनए लिया, आर सेकेंड का जिंदा रखा, नो ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जैसे डीएनए निकाला आइसोलेट करके, आर सेकेंड जिंदा रखा, क्या देखने को मिला? ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। इसका कंक्लूजन क्या है कि बेसिकली डीएनए के पास कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो क्या करता है, पॉलीसेकेराइड को बना देता है ना। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आर सेकेंड को मिला, वो इन्फॉर्मेशन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया आर सेकेंड के अंदर, और आर सेकेंड जो है वो एस थर्ड में बदल गया। ठीक है, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये लिख लो। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। ओके, तो जो भी मैंने अभी बोला आपको, वो चीज़ मैंने बस लिख दिया है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि अगर आप कभी भूल जाओ तो आप अपने बुक को खोलो और देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना। एवरी मैकलॉड और मैकार्टी। सर आज आपका मार्कर नहीं चल रहा है। अरे वो ओपन रखते रखते इंक खत्म हो जाता है, समझे कि नहीं? देखो उड़ जाता है सब इंक। देखो क्या लिखा है, एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने क्या प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कुछ और नहीं बल्कि डीएनए है। उन्होंने क्या लिया था एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, आर सेकेंड जिंदा रखा था और एस थर्ड में से डीएनए निकाला था, तभी तो आर सेकेंड एस थर्ड में बदल रहा था ना। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला एवरी मैकलॉड और मैकार्टी को कि भैया क्या कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है या फिर पास ऑन हो रहा है, या कुछ और नहीं बल्कि क्या है, डीएनए है। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, पॉलीसेकेराइड को बनाने की इंफॉर्मेशन। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने क्या बताया, इन कंक्लूजन क्या है कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जिसके पास बेसिकली पॉलीसेकेराइड कोड को बनाने की इंफॉर्मेशन है, जिसके वजह से ही आर सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो एस थर्ड में बदल रहा है, दैट इज ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। देखो हुआ क्या होगा, जब ग्रिफिथ ने 4th एक्सपेरिमेंट किया था तो हुआ क्या होगा, उन्होंने आर सेकेंड लिया था जिंदा, एस थर्ड लिया था मरा। तो जब आर सेकेंड जो है, आर सेकेंड को क्या हुआ होता है, एक्सीडेंटली क्या हुआ होगा, जो लिविंग आर सेकेंड बैक्टीरिया था उसने क्या किया होगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो कहाँ से लिया था आर सेकेंड ने, एस थर्ड बैक्टीरिया। एस थर्ड बैक्टीरिया सिंस एस थर्ड को हीट किल्ड करके मार दिया था ना, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे डीएनए, है ना। सिंस डीएनए मॉलिक्यूल एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो जैसे वो फ्रेगमेंट टूटा, कुछ देर बाद वापस से वो क्या कर सकता है, जुड़ सकता है ना। ओके, तो ध्यान में रखना, जैसे ही आर सेकेंड बैक्टीरिया को डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले, कहाँ से, एस थर्ड में से, डेड है एस थर्ड में से, क्या हुआ, वो डीएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर गया और उसने अपने आप को क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। जब सेल ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, सिंस पॉलीसेकेराइड को बनाने की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ही थी, इसीलिए क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड कोड बन गया, है ना। पॉलीसेकेराइड कोड बन गया। अब जब पॉलीसेकेराइड कोड बना है, मतलब आर सेकेंड जो पहले था वो अब किस में बदल चुका है, एस थर्ड में बदल चुका है, दैट इज उसका क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन। इससे कंक्लूजन क्या निकला, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, डीएनए है। समझ में आया कि नहीं? अरे आपने वो नहीं देखा है क्या, बचपन में हमारा सीरियल चलता था शक्तिमान भैया, है ना। उसमें क्या होता था, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है ना। तो जैसे ही कुछ मुसीबत आती थी, बेसिकली जो गंगाधर है वो शक्तिमान बन जाता था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा था, गंगाधर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, किसमें, शक्तिमान में। उसी तरीके से यहाँ पर आर सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म हुआ है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? देखो गंगाधर कुछ नहीं था, एकदम पागल, अरे है कि नहीं। उसका कैरेक्टर कैसा था, एकदम सीधा साधा, एकदम गाय के जैसा था, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो शक्तिमान बनता था, उसके अंदर पावर आ जाती थी लड़ने की, अरे हाँ कि ना, उड़ने की, है कि नहीं, गोल गोल घूमने की, है ना। उसी तरीके से आर सेकेंड बैक्टीरिया स्टार्टिंग में एकदम शांत, कोई बीमारी कॉज नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोड आ गया, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया और वो बन गया खूंखार। आर सेकेंड बैक्टीरिया जो है वो अब खूंखार एस थर्ड में बदल चुका है, जिसकी वजह से उसने क्या किया, चूहे को निमोनिया कॉज कर दिया और चूहा मर गया। ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, देखो एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने ये तो बताया ही कि जो डीएनए है वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, वही आर सेकेंड को मिल रहा है एक्सीडेंटली और वो आर सेकेंड एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, ड्यूरेशन देखा है आपने, लगभग 10 साल है, लगभग 10 साल है, लगभग 1933 से लेकर 1944। इससे आपको समझ में आता है, समझ में आएगा क्या कि बेसिकली उन्होंने कितने डिटेल एनालिसिस किया था किसका, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, और तब जाकर किसी ना किसी कंक्लूजन जाकर पहुंचे, है कि नहीं। ओके, तब इन्होंने बता पाया, तब ये लोग बता पाए कि जो डीएनए है वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो ये मानने को रेडी नहीं थे। देखो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट होते हैं, एक ग्रुप ए था, एक ग्रुप बी था। एक ग्रुप मान रहा था कि जो एवरी मैकलॉड और मैकार्टी ने बताया है बेसिकली वो सही है, डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, समझ में आया। लेकिन एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो है वो ये मानने को ही तैयार नहीं था क्या कि जो डीएनए है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि वो आरएनए मॉलिक्यूल है जो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज उन्हें एक ऑर्गेनिज्म ऐसा मिल रहा था जिसके अंदर बेसिकली आरएनए वो मॉलिक्यूल था जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा था। यही एक्सपेरिमेंट हम लोग आगे देखेंगे, आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो जब कंक्लूजन उन्होंने निकाला तो इन्होंने कंक्लूजन के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी डिस्कवर की, जैसे कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। किसकी डिस्कवरी की, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज कौन होते हैं वो, प्रोटीएस। कौन होते हैं, प्रोटीएस। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, कभी भी आपको एंजाइम पहचानना है ना, बस सरनेम देख लो एंजाइम का, एंजाइम का भी सरनेम है क्या, ASE। कहीं पर भी अगर लास्ट में ASE लिखा हो ना तो समझ जाना क्या कि वो कौन होगा, एंजाइम होगा, समझ में आया। अभी देखो जितना भी एंजाइम लिखूंगा ना सब में ASE आएगा, देखो इसमें भी ASE आ गया है ना। दूसरा देखो और क्या डिस्कवर किया इन्होंने, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब आरएनए को खा लेगा, ऐसा एंजाइम जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, है ना, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो क्या होगा, आरएनएस। आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आरएनएस, देखो इसमें भी ASE आ गया है ना। तीसरा देखो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, मतलब डीएनए को भी खा लेगा, डीएनए को भी खाने वाला कोई एंजाइम है, वो एंजाइम का नाम क्या है, डीएनएस। क्या है, डीएनएस। अच्छा अगर मैं एक सेल के अंदर इस डीएनएस एंजाइम को रख दूं या छोड़ दूं और ये क्या करेगा, बेसिकली ये किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा क्या, नहीं, और अपना फैट को डाइजेस्ट करेगा क्या, नहीं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा क्या, नहीं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो डीएनएस है, ये जो डीएनएस है ये क्या है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम ना, तो सेल के अंदर क्या करेगा, वो डीएनए को ही डाइजेस्ट कर देगा। सोचो अगर किसी सेल के अंदर डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाए तो क्या वो सेल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल मॉलिक्यूल जो है, जो बॉस मॉलिक्यूल है सेल का, वो कौन है, डीएनए है। डीएनए के पास ही सारा इन्फॉर्मेशन है, अगर डीएनए ही खत्म, बॉस ही खत्म, तो पूरे सेल का एग्जिस्टेंस खत्म, है ना। ओके ठीक है, ध्यान में रखना है बात, ठीक है। तो देखो अगर मैं एक सेल के अंदर क्या करूं, आरएनए एंजाइम को छोड़ दूं तो क्या करेगा, वो बेसिकली जहां जहां आरएनए रहेगा उसको पकड़ के डाइजेस्ट कर देगा उसको, है ना। तो इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन पे कोई असर नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डीएनए के पास थी ना, और आरएनए ने किसको डिस्ट्रॉय किया है, आरएनए ने किसको डिस्ट्रॉय किया है, आरएनए को, तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो कोई असर नहीं गिरेगा। उसी तरीके से अगर मैं प्रोटीज को छोड़ दूं तो सेल के अंदर, तभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो प्रोटीएस है ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ना, डीएनए अभी भी एग्जिस्ट करेगा, और पॉलीसेकेराइड को बनाने की इन्फॉर्मेशन तो डीएनए के पास है ना, तो डीएनए तो अभी भी है सेल के अंदर, तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन पे असर नहीं गिरेगा, ठीक है। ज़रा लिख लो, तब तक थोड़ा पसीना वसीना पोंछ लूँ। जानती हो आजकल तो रुमाल से काम तो होता नहीं है, इतना गर्मी बढ़ चुका है, देख रहे हो, इतना तौलिया लेकर आया हूँ, इतना बड़ा पसीने से पसीना पोंछने के लिए, देख लो। अब रुमाल का भी क्या हो गया है, इवोल्यूशन हो गया भैया। चैप्टर पढ़ेंगे इवोल्यूशन, हमने तो ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ा है ना, बंदर का इवोल्यूशन पढ़ा है, अब रुमाल का भी इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। जिस हिसाब से मौसम चल रहा है
इसमें क्या हो रहा है, रुमाल का इवोल्यूशन हो गया है ना। अब बड़ा रुमाल कैरी करना पड़ेगा, यानी तौलिया कैरी करना पड़ेगा पसीना पोंछने के लिए, है ना। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं डीएनएस ले लूँ तो, अगर मैं डीएनएस ले लूँ तो डीएनएस बेसिकली क्या करेगा, अरे डीएनएस क्या करेगा, डीएनएस तो भाई सेल के अंदर डीएनए को मारेगा ना। अरे डीएनए को मारेगा मतलब समझ रहे हो, सेल का एग्जिस्टेंस खत्म। क्यों, डीएनए डिस्ट्रॉय मतलब सारा इंफॉर्मेशन खत्म, सारा इंफॉर्मेशन खत्म। तो सेल सोचेगा क्या बनाऊं मैं, कौन सा प्रोटीन तैयार करना है, कौन सा कैसा फंक्शन करना है, कुछ भी पता नहीं है सेल को। तो डेफिनेटली सेल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर डीएनएस एंजाइम का इस्तेमाल करूंगा तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन में असर गिरेगा। समझ में आया, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको एवरी मैकलॉड और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, क्या एवरी मैकलॉड और मैकार्टी के एक्सपेरिमेंट से सारे साइंटिस्ट सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें एक मॉलिक्यूल ऐसा भी मिल रहा था जो कि डीएनए से अलग था, दैट इज आरएनए। समझ में आया कि नहीं। इसको जानने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना होगा, ठीक है। तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।